Hi everyone, my name is Ahmed and I am the Life Science Engineer and COO of Titans Learning Private Limited, which is one of the leading life science and self-development training company in India. आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक योर करियर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली करियर को क्रैक करने के लिए क्या रोड मैप है। ये वीडियो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी फाइनल ईयर में हैं या फाइनल ईयर में जाने वाले हैं। ये वीडियो वो सारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स के लिए हैं जो अपनी अपनी इंस्टीट्यूशंस में इस डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कॉलेजेस के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, सेक्रेटरीज हैं या मैनेजमेंट में कोई इम्पॉर्टेंट पोजीशंस रखते हैं। करियर क्या होता है एग्जैक्टली और इंडस्ट्री 2022-23 आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है अगर आपको करियर बनाना है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में 2022-23 में जब स्टूडेंट्स का आपका प्लेसमेंट होगा तो एग्जैक्टली आपको आपका करियर कैसे बनाना है और उसको कैसे क्रैक करना है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं चाहता हूं कि आप इसके साथ बने रहें और आखिरी तक ये पूरा वीडियो देखें ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। मेरा ये मानना है और ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने वीडियो पूरी तरीके से समझ लिया और देख लिया तो आप आपका करियर अच्छे से क्रैक कर पाएंगे और आने वाले समय में एक बेहतरीन पोजीशन पे अपने आप को आप इंडस्ट्री में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। माय डियर फ्रेंड्स, करियर इज बेसिकली divided into two parts. All right, it is divided into two part. One is academics जहाँ पे आप अभी हैं, all right, and second is industry जहाँ पे आपको जाना है। Your transition from academics to industry will happen in the year 22-23. all right, आपका ट्रांजिशन academics से इंडस्ट्री में 2022 में या 23 में होगा। अब आपको यहां से यहां जाना है तो इसके तीन तरीके हैं। एक, आप के कॉलेज में कंपनीज आए और आपका सिलेक्शन हो जाए। सेकंड, आप डायरेक्टली कंपनीज में अप्लाई करें। थर्ड, आप खुद की इंडस्ट्री शुरू करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कैंपस आपके कॉलेज में आता है, मतलब कंपनीज आपके कॉलेजेस में आती है जिसको हम कैंपस इंटरव्यूज कहते हैं, नंबर वन ये तरीका है। सेकेंड, अगर आपने डायरेक्टली अप्लाई किया इंडस्ट्री में तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। और तीसरा, अगर आपने खुद की इंडस्ट्री शुरू करी, आपने खुद का बिजनेस शुरू किया, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बने, ये एक तीसरा तरीका होता है जिससे आप अपना करियर इंडस्ट्री में बना सकते हैं। नाउ हम तीनों चीज़ों को देखेंगे, आज बहुत डिटेल में देखेंगे और आपको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल नॉलेज आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये तीन में से आपके लिए बेस्ट सूटेबल कौन सा है। और मैं तीनों के बारे में बहुत बारीकी से एक एक चीज़ बताने वाला हूँ आज, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। अगर कॉलेज में कंपनी आती है तो सबसे पहले आपको एक असेसमेंट देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। ऑलराइट, इंडस्ट्री अगर कैंपस में आई तो आपको एप्टीट्यूड देना पड़ेगा। एप्टीट्यूड अगर आपने क्रैक किया तो आपको जीडी के लिए अपीयर होना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप डिस्कशन। एंड अगर आपने जीडी क्रैक किया तो आपको पीआई के लिए, मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको अपीयर होना पड़ेगा। देखिए, पहले एप्टीट्यूड, अगर 120 स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड में बैठे तो फिल्टर होके अराउंड 40 to 50 स्टूडेंट्स जीडी में आते हैं और फिर फिल्टर होके अराउंड 10 to 15 स्टूडेंट्स आते हैं पीआई में। I want to ask you this question, which one is the most important round in this process? अगर कैंपस आया आपके कॉलेज में तो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड कौन सा है? आप कहेंगे सर एप्टीट्यूड है। देखिए, आपके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट राउंड हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से ये बात पूछें या किसी टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर से अगर आपने ये बात पूछी तो वो कहेंगे कि नहीं, एप्टीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो राउंड है वो है पीआई, क्योंकि आपने 120 स्टूडेंट्स को बीट करने के बाद 40 में आप आए और 40 के बाद में आपका फिल्ट्रेशन 10 में हुआ। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ मिस कर जाते हैं, ऑलराइट, यहाँ पे अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो ये
बहुत बड़ा नुकसान होता है और आपको एक सेटबैक आता है। इसीलिए मोस्टली एचआर ये कहते हैं कि भाई स्टूडेंट्स इतना मेहनत करके यहाँ पहुँचा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट राउंड है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट राउंड होता है एचआर के पर्सपेक्टिव से। अब अगर आपको एप्टीट्यूड में कमांड लाना है, एक बेहतरीन एप्टीट्यूड क्रैक करने वाला आपको इंसान बनना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उसके भी पहले ये याद रखिए कि आपको इन तीनों चीजों की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ये तीनों चीजों की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ये तीनों स्टेप्स की ट्रेनिंग किससे लेना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? अगर आपको यहां से यहां जाना है तो कोई आपको यहां से यहां आके पढ़ाएगा, तभी तो आप यहां से वहां जाएंगे ना। मतलब कोई ट्रेनर या कोई टीचर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको कैंपस में आके पढ़ाए, एप्टीट्यूड और जीडी और पीआई उसके बारे में डिटेल्स दे, ताकि आप एकेडमिक्स से इंडस्ट्री में स्मूथली चले जाएं। मैंने काफी जगह देखा है कि ये जो तीन चीजें पढ़ा रहे हैं लोग संस्थाओं में, उनका एक दिन का भी एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में नहीं है। मतलब नॉट इवन अ डे, उन्होंने एक दिन भी किसी इंडस्ट्री में काम नहीं किया है। और वो क्या कर रहे हैं? वो यहाँ आके स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं एकेडमिक से इंडस्ट्री में जाने में। तो वो कैसे पॉसिबल है? जिसने खुद एक दिन इंडस्ट्री में नहीं बिताया है, वो कैसे हेल्प कर सकता है? एक पॉइंट सोचने वाला है। दूसरा, जब आपकी ट्रेनिंग, जब आपको ये चीज पढ़ाया जा रहा है कॉलेज के अंदर में, जिसको आप CRT ट्रेनिंग्स कहते हो, तो इसके पहले, ये पढ़ाने के पहले आपको तीन चीजें करनी है। अगेन तीन चीजें। नंबर 1, आपको एसेस कराना जरूरी है नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी ग्रिड असेसमेंट से। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट। मतलब आपका असेसमेंट होना चाहिए नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी ग्रिड के ऊपर में। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी ग्रिड मतलब there are 3,345 engineering colleges in India, and out of 3,345 engineering colleges, 1.7 million engineering students pass out every year, and out of 1.7 million engineering students, only 3% students are able to make it to the industry. Alright, तो आपको ये जानना जरूरी है कि 1.7 मिलियन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में आपका स्किल और स्केल इंडस्ट्री के हिसाब से कितना मैच करता है। यू अंडरस्टैंड? तो ये इंप्लीमेंट करने के पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो इंडस्ट्री मांग रही है, उसके बेसिस पे आपका स्किल और स्केल कहां बैठता है। सेकेंड, आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए। यू हैव टू अंडरगो एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन मतलब आपको यहाँ पे अराउंड 11 लाख कंपनीज हैं जो फुल्ली ऑपरेशनल हैं इंडिया के अंदर में, हमारी कंट्री में। वो 11 लाख कंपनी में एग्जैक्टली 2022-23 में क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगा, फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजीज आने वाली है, कौन कौन सी सेगमेंट्स में, सेक्टर्स में ज़्यादा उछाल रहेगा, कौन कौन से सेक्टर्स थोड़ा सा वीक चलेगा, ये आपको 2022-23 में आपके इस ट्रेनिंग के पहले आपको मालूम हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अवेयर रहेंगे कि एग्जैक्टली मुझे इंडस्ट्री में किस हिसाब से प्रिपेयर होना है, उस हिसाब से आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंट होना चाहिए। एम आई राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री में क्या मांग रहे हैं अभी, उसके लिए आपको ओरिएंटेशन होना चाहिए। एंड तीसरा, आपका मॉक होना चाहिए। मॉक विच इज कॉल्ड एज मॉक ड्राइव। मतलब ट्रेनिंग इंप्लीमेंट करने के पहले, एप्टीट्यूड GDPI का ट्रेनिंग इंप्लीमेंट करने के पहले आपका एप्टीट्यूड स्कोर कैसा है, ट्रेनिंग के पहले आपका GD स्कोर कैसा है, ग्रुप डिस्कशन ट्रेनिंग के पहले, एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू स्कोर कैसा है, पर्सनल इंटरव्यू की ट्रेनिंग के पहले। इससे ये समझ में आ जाएगा कि ट्रेनिंग के पहले आपका स्केल और स्किल कैसा है, और ट्रेनिंग इंप्लीमेंट होने के बाद में आपका स्केल और स्किल कितना इंप्रूव हुआ है इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से। चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको एक एप्टीट्यूड में कमांड लाना है, आपको एक बेहतरीन एप्टीट्यूड क्रैक करने वाला स्टूडेंट बनना है, तो इसके क्या पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एप्टीट्यूड इज अ गेम ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेंटल कैलकुलेशन। इट्स अ गेम ऑफ
फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेंटल कैलकुलेशन, मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आप उसको फिजिकली ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करने के बाद, ऑब्जर्वेशन मतलब रीडिंग, रीडिंग करने के बाद आपके माइंड में कैलकुलेशन चलता है, कैलकुलेशन होने के बाद आप एक्शन लेते हो कि इसमें से आंसर ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है। अब ये जो तीन चीज मैंने बताई, सबसे पहले फिजिकल ऑब्जर्वेशन मतलब रीडिंग, सेकंड आपका मेंटल कैलकुलेशन मतलब आपके अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत जरूरी है, एंड तीसरा डिसीजन मेकिंग। एंड जब ये तीनों चीजें मतलब आपने रीड किया, फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे आपने कौन सा राइट आंसर है वो चूज किया, और फिर आपने डिसाइड किया कि आपको किस में टिक मार्क करना चाहिए। मैंने ये देखा गया है, इनफैक्ट एस्पायरिंग माइंड्स जो कि बहुत बड़ा असेसमेंट कंपनी है जिसको हम एमकेट भी कहते हैं, उनका एक रिपोर्ट आया था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड क्रैक क्यों नहीं कर पाते। तो पता ये लगा कि 67% स्टूडेंट्स इंडिया में, अपने देश में, क्या सवाल आ रहा है एप्टीट्यूड में वो रीड नहीं कर पा रहे, और अगर वो रीड कर पा रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सवाल क्या पूछा गया है, और अगर वो सवाल जो पूछा गया है वो समझ भी पा रहे हैं तो वो उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे, कि मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे तुमको ऑप्शन क्या चूज करना है, ए बी सी डी में से। तो ये तीनों चीज एप्टीट्यूड सीखने के पहले मुझे ऐसा लगता है, और आप सब इस बात को रियलाइज भी करेंगे कि आपको अगर आपने एप्टीट्यूड पे कमांड लाने तो सबसे पहले आपको आपके लैंग्वेज पे काम करने पड़ेगा, जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। अगर आपका लैंग्वेज स्किल्स बहुत बेहतरीन है तो आप क्वेश्चन समझ पाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन समझा और फिर आपने आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे काम किया तो आपको कोई भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन इजी होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, सो इफ यू वांट टू कमांड on your aptitude, you have to do only three things. One is work on your language skills, second is work on your critical thinking and problem solving skills, and third you have to work on your decision making skills. If you have command on these three things, you will be able to crack your aptitude and learn your aptitude. कहते हैं एक अच्छा एप्टीट्यूड क्रैक करने वाला अगर आपको स्टूडेंट बनना है तो आपको कम से कम 200 आवर्स का कोर कंटेंट की ट्रेनिंग की जरूरत है, मिनिमम 200 आवर्स ऑफ कोर कंटेंट। इसके अलावा आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग मैनुअल्स हर टॉपिक की लगेगी, जिसके बेसिस पे आप किसी भी कंपनीज का, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का भी एप्टीट्यूड एग्जाम क्रैक कर सकते हो। साथ में आपको एप्टीट्यूड रिलेटेड वीडियोस भी लगेंगे जो आपको पैरेलली हेल्प करेंगे जब आप ये एप्टीट्यूड सीख रहे हैं, और साथ में आपको प्रैक्टिस शीट लगेगी हर टॉपिक पे। एक और बात मैं बताता चलूं कि एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। याद रखिए, जब आप किसी किस्म का एप्टीट्यूड ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं या आप एप्टीट्यूड सीख रहे हैं तो हर टॉपिक का ना पहले प्रीपोज करवाइए आप। जैसे आपने सर्ज एंड इंडाइसिस करके एक टॉपिक है, अगर आपने वो टॉपिक का क्लास लगाया है या आप वो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सर्ज एंड इंडाइसिस आपको कितना आता है। ऑलराइट, इसको हम कहेंगे प्री ट्रेनिंग असेसमेंट। बाद में आपको ट्रेनिंग होना चाहिए इस चीज का कि सर्ट एंड एनालिसिस का एग्जैक्टली टॉपिक कैसा है। फिर आपका पोस्ट ट्रेनिंग प्रोग्रेशन होना चाहिए, मतलब टॉपिक पढ़ाने के बाद में आपको कितना और आ गया। पहले टॉपिक के पहले आपका स्कोर, फिर टॉपिक पढ़ाया आपको, और टॉपिक के बाद में आपका स्कोर कितना बढ़ा है। ये आपको हेल्प करेगा कि आपका लर्निंग ग्राफ कितना इंप्रूव हो रहा है और कैसे ऊपर जा रहा है एप्टीट्यूड टॉपिक को लेके। Alright, so there are other things also which for which you can get in touch with me in order to know more details about aptitude. Next, once you clear the aptitude, you have to work. हाँ, इसमें एक चीज और है कि aptitude में अगर आपको कमांड लाना है तो आपको वैदिक मैथ्स एंड माइंड मेमोरी टेक्निक्स भी आना चाहिए, जो कि मेमोरी ट्रेनर्स ही करा सकते हैं। यस, क्योंकि एप्टीट्यूड इज अ गेम ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेंटल कैलकुलेशन। तो स्पीड मैप टेक्निक्स एंड रैपिड लर्निंग ऑल्सो, ऑलराइट, रैपिड लर्निंग ऑल्सो आपको मालूम होना चाहिए। जो आपको मेमोरी ट्रेनर जो होते हैं ना, जो माइंड गेम्स कराते हैं आपको या आपका एक्सेलरेटेड थिंकिंग कराते हैं, वो आपको सिखा सकते हैं। याद रखिए, जिससे आप एप्टीट्यूड सीख रहे हैं उसकी इस किस्म की क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए कि वो एक माइंड या मेमोरी ट्रेनर भी है, साथ में उसको वैदिक मैथ्स भी मालूम है, उसको एबैकस भी आता है।
वंस यू हैव कमांड ऑन द एप्टीट्यूड एंड इफ यू क्लियर द एप्टीट्यूड, अब जीडी आपको कैसे हैक करना है। देखिए जीडी क्रैक करना और जीडी हैक करने में बहुत ज्यादा फर्क है। जीडी हैक करने में एक फिलॉसफी यूज होती है जिसको हम कहते हैं डिफीट मॉडल, DEFEAT। इसकी डिटेल्स मैं आपको लेटर ऑन दे सकता हूं, लेकिन अभी इतना समय नहीं है ताकि हम वीडियो को आगे बढ़ाते जाएं और दूसरी चीजों पे बात करें। इसमें महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 5W1H फॉर्मूला। 5W1H फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं कभी भी ऑन द स्पॉट। एक और चीज, ग्रुप डिस्कशन आपका दो किस्म से हो सकता है। अगर कैंपस यहाँ आया तो फिजिकली आपका जीडी होगा, और अगर कैंपस नहीं आया तो आपका वर्चुअली जीडी होगा। वर्चुअल जीडीज आर डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल जीडीज। फिजिकल जीडी में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब 10 लोग या 8 लोग जीडी में बैठे हैं तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, आप कैसा चूज कर रहे हैं अपनी सीट को, ताकि आपके एक अथॉरिटेटिव पोजीशन रहे ग्रुप डिस्कशन को हैक करने के लिए। ये एक टेक्निक होती है जिसको हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं। प्लस 5W1H फॉर्मूला जिसके बारे में मैं बता रहा था। 5W मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु एंड हाउ। ऑलराइट, ये 5W1H फॉर्मूला एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप किसी भी टॉपिक पे जीडी में आप बोल सकते हैं। इसमें एक और चीज मैं जो बताता चलूं, इसमें इंफॉर्मेशन माइनिंग एंड माइंड मैपिंग टेक्निक भी आना चाहिए आपको। इंफॉर्मेशन माइनिंग मतलब हम किसी भी टॉपिक पे कितने देर तक के, किसी भी लेंथ तक के चीजों को खींच सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं और बोल से सकते हैं और बोल सकते हैं और बोल सकते हैं। सो दैट विल ओनली कम फ्रॉम इंफॉर्मेशन माइनिंग एंड डेटा माइनिंग एंड माइंड मैपिंग टेक्निक। ऑलराइट, जिसको हम इंफॉर्मेशन माइनिंग भी कहते हैं। ये एक जीडी का पार्ट हो गया। नेक्स्ट आया पीआई। पीआई अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड पोस्ट इंटरव्यू फॉलोअप मैकेनिज्म। प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन मतलब लेट्स से आपके कॉलेज में पता हो गया कि आपके कॉलेज में ये XYZ कंपनी आ रहा है, तो प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, आपको उस कंपनी का पूरा जन्म कुंडली निकाल लेना है। उसका टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर कौन है, उसका प्रोजेक्ट हेड कौन है, उसका प्रेसिडेंट कौन है, उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उसका सीईओ कौन है, उसका एमडी कौन है, उसके मर्जर्स कौन कौन से, एक्विजिशन कौन कौन से, किस किस प्रोजेक्ट पे कंपनीज काम कर रही है, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, ये सारा स्कैनिंग मतलब टोटल सिटी स्कैन जैसा आपको उस कंपनी का स्कैनिंग करना है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कंपनी को जाने बिना कंपनी के इंटरव्यू में बैठ जाते हैं, और उससे ये नुकसान होता है कि जो उनको फियर है कि हमें इंटरव्यू कौन लेगा, उसका लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से वो घबरा जाता है स्टूडेंट और वो आंसर नहीं कर पाता। वन मोर थिंग, जब आप कंपनीज की डिटेल निकाल रहे हैं तो ये याद रखिए कि अगर पॉसिबल हुआ तो जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, अगर आपका उसका भी डिटेल मिल जाए, मतलब HR मैनेजर या टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट का डिटेल भी मिल जाए, तो नथिंग लाइक इट। प्लीज सी इफ यू कैन डू दैट। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटरव्यू इज इंटरव्यू क्वेश्चंस। माय डियर फ्रेंड्स, इंटरव्यू इज अ two-way process. It's a two-way process. You are not only supposed to answer the questions to the HR, but there are questions that you also have to ask to the HR. Alright? इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपने पूछना है उसकी भी लिस्ट आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, मुझे कौन कौन से ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे, क्या मैं आगे पढ़ाई कर सकता हूँ, क्या मुझे फ्यूचर में ओवरसीज असाइनमेंट्स मिल सकते हैं क्या, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू आस्क द इंटरव्यूअर। One more thing, very very important. Tell me something about yourself is the killer most question which is asked by the HR, and many students flung in this very very important question. And as they flung in this first question, they are failing to answer the second question. My dear friends, if you want to answer the question, tell me something about yourself, you have to do your SWOT, SWOT, जिसका फुल फॉर्म में स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज वीकनेस एंड थ्रेट, SWOT भी बोलते हैं। और आप जब अपना स्वॉट करेंगे
तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके पास एग्जैक्टली स्ट्रेंथ्स क्या है जो आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। उस स्ट्रेंथ से रिलेटेड आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है जो इंडस्ट्री के लिए काम आ सकती है, आप अपने एचआर को बता सकते हैं। एचआर आपसे पूछ सकता है कि आपके पास वीकनेसेस आपकी कौन सी है, तो आप अपनी वीकनेसेस बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आप उस वीकनेसेस को कैसे ओवरकम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, you may be having around 300 or 400 students who will be in the final year, जो अभी फाइनल ईयर में जा रहे हैं या हैं अभी। हर स्टूडेंट का टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके आप इनमें से अपना खुद का आइडेंटिटी एचआर के सामने क्रिएट कर पाओगे। ऑलराइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू हैव अ थॉरो एनालिसिस ऑफ योर स्वॉट। ऑलराइट, स्वॉट से क्या होगा, इससे तीन चीजें होगी। नंबर 1, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का आंसर मिलेगा। नंबर 2, अगर सीवी मांगा किसी एचआर ने कि आप हमें ईमेल कर दीजिए सीवी, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ईमेल के टेक्स्ट में क्या लिखना है, तो आप टेक्स्ट बॉडी में वो शॉर्ट के अपने बारे में डाल सकते हो। अगर किसी इंटरव्यूअर ने बोला कि आपको आपका यूट्यूब प्रोफाइल हमें भेजना है, आपको भेजना है, तो आपको यूट्यूब वीडियो का कंटेंट भी शॉर्ट से मिलेगा। कोई हो सकता है एचआर आपसे बोले कि आपको कवर लेटर के साथ आपका सीवी भेजना है, मतलब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के साथ में आपका सीवी भेजना है, तो अगेन स्वॉट विल कम इनटू पिक्चर। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। SWOT या SOWT, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस एंड थ्रेट्स हम उसको बोलते हैं, जिसको आपको थोरोली अपना करवाना है, ताकि जब आप पीआई के लिए बैठें तो सबसे डिफरेंट और डिस्टिंक्ट साउंड करें। अब यहां तक के तो बात हो गई कि अगर कैंपस यहां आया तो ये प्रोसेस है। इससे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, और आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर इफ अ कंपनी इज कमिंग टू द कैंपस। बट व्हाट इफ अ कैंपस डज नॉट कम टू योर कॉलेज? अगर कोई कंपनी कैंपस में नहीं आती है तो क्या? नाउ लेट्स सी, अगर कॉलेज में कैंपस नहीं आता है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप आपका सीवी इंडस्ट्री में भेज सकते हैं। नाउ जब आप आपके सीवी पे काम करेंगे, ऑलराइट, तो आपका सीवी Ctrl+C Ctrl+V नहीं होना चाहिए। Ctrl+C Ctrl+V मतलब कॉपी पेस्ट। मैंने हमेशा ये देखा है मैक्सिमम इंटरव्यूज में कि सारे स्टूडेंट्स एक जैसा सीवी बनाते हैं। हाउ इज इट दैट आप डिफरेंट है तो आपका सीवी बाकी स्टूडेंट्स के साथ सिमिलर कैसे हो सकता है? आपका डिफरेंशिएशन कहाँ आता है? क्योंकि आप डिफरेंट है तो आपका सीवी भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपके कॉलेज में 300 स्टूडेंट्स है तो 300 स्टूडेंट्स का डिफरेंट सीवी होना चाहिए, ऑलराइट, और वो सिर्फ नॉर्मल सीवी नहीं होना चाहिए, वो ब्रांच स्पेसिफिक इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सीवी होना चाहिए। ब्रांच स्पेसिफिक इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सीवी मतलब इंडस्ट्री में किस किस्म का सीवी मांग रहे हैं अभी, ऑलराइट, वो ओल्ड स्कूल वाला नहीं जिसमें आप एक टेबल बनाते हो, जिसमें आप आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स लिखते हो, वैसा नहीं। इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सीवी मतलब आपके ब्रांच का रिफ्लेक्शन आपके सीवी में दिखना चाहिए। जैसे आप सिविल के हैं तो वो आपका सीवी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे लगे कि नहीं एक सिविल इंजीनियर का सीवी। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आपका ब्रांच आपकी सीवी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए कि आपका सीवी सबसे डिफरेंट, सबसे यूनिक और सबसे डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको स्वॉट मालूम होना चाहिए, आपका टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ से लेके अगर आप कवर लेटर बना रहे हैं या आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन का, तो आपका स्वॉट होना चाहिए। वैसे ही सीवी में जब आप आपका सीवी भेजते हो किसी कंपनी में, तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप आपका टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का वीडियो रिकॉर्ड करके उस सीवी में आपका लिंक भेज दीजिए। वो इसलिए ताकि जब एचआर आपका सीवी देखे तो वीडियो का लिंक उसे दिखे, और वीडियो के लिंक पे क्लिक करने के बाद जब आपका वीडियो ओपन हुए तो जैसा आप बात करते हो और जैसा आपने सीवी में अपने बारे में मेंशन किया है वो पूरा का पूरा ट्रू है, वैसे ही के वैसे ही। इससे ये होगा कि आप डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट हो जाएंगे बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में।
सो आपको ब्रांच स्पेसिफिक इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सीवी बनाते आना चाहिए। एक सीवी में 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपको ये बात शायद पता नहीं है कि एक सीवी का जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है, जो आपका छोटा सा फोटो आप जो लगाते हैं, सबसे पहली नजर किसी एचआर की आपकी सीवी में वहां पे पड़ती है और कहते हैं कि इट टेक्स ओनली 6 seconds टू शॉर्टलिस्ट अ सीवी वेदर द सीवी शुड बी टेकन फॉरवर्ड और शुड बी रिजेक्टेड। और सबसे पहली नजर किसी भी एचआर की सीवी पर पड़ती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की टेक्निक कैसी है, खिंचाने की, आपको वो स्नैप कैसे लेना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर जब आप सीवी में करियर ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट कांस्टेंट करियर ऑब्जेक्टिव बना के रख देते हैं और सारे जगह वही सीवी बेचते रहते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप लेट्स से एक पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव उस वैकेंसी से रिलेटेड होना चाहिए। आप नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो फिर से आपका ऑब्जेक्टिव चेंज होगा। जहां जहां आप जितने बार भी अप्लाई कर रहे हैं उतने बार आपका करियर ऑब्जेक्टिव मॉडिफाई होना चाहिए। ये आप मिस्टेक बिल्कुल रिपीट ना करें और कभी ना करें। आप एक बार ऑब्जेक्टिव लिख दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको मॉडिफाई नहीं करना है। नो, यू हैव टू कीप मॉडिफाइंग योर करियर ऑब्जेक्टिव एवरी टाइम व्हेन यू सेंड अ सीवी। अगर आपका सीवी सबसे डिफरेंट और डिस्टिंक्ट रहा तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा और आपको हो सकता है ऑप्शनल, वो भी ऑप्शनल आपको एक टेस्ट जिसको हम टेक्निकल टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट में बिठाए, कंपनी आपको बिठा सकती है ऑप्शनल में। ऑलराइट, अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको ऑप्शनल एक टेस्ट में बैठने को बोल सकते हैं। अगर आपने वो टेस्ट क्लियर किया, ऑप्शनल इन द सेंस कि जरूरी नहीं है कि वो टेस्ट आपको हो। सीवी शॉर्टलिस्ट हो सकता है तो डायरेक्टली आपको पीआई के लिए भी बुला सकते हैं। अगर आपने ये सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ तो टेस्ट हुआ, टेस्ट ऑप्शनल हो गया। अगर टेस्ट हुआ तो सही, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आपका जो लास्ट राउंड होगा वो पीआई। अब देखिए, कंपनी यहां आई तो जीडी, एप्टीट्यूड, जीडी एंड पीआई। कंपनी नहीं आई तो आपने अप्लाई किया, सीवी, एप्टीट्यूड, टेक्निकल टेस्ट या ऑप्शनल हो गया यहाँ पे, और फिर आपका आया पीआई। यहाँ पे जीडी एलिमिनेट हो गया है। क्यों जीडी एलिमिनेट हो गया है? क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स हैं नहीं, इंडिविजुअली आपने अप्लाई किया है। अब जब आपने अप्लाई कर दिया, आपका टेस्ट हुआ, आपने पीआई, तो पीआई को ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस रहेगा। जैसा यहाँ पे सीआई पीआई है वैसे यहाँ पे पीआई। अगर आपको अपनी मनपसंद कंपनी में अप्लाई करना है, जिस कंपनी में, लेट्स से आपको गूगल में जॉब करनी है, आपको एप्पल कंप्यूटर्स में जॉब करनी है, आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है, तो याद रखिए कि ऐसे कैंपसेस यहाँ पे नहीं आते। बहुत रेयर है कि बड़ी बड़ी कंपनीज कॉलेजेस में आती है। तो ओनली ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली उस कंपनी में अप्लाई करें। अप्लाई करने के पहले आपको एक चीज फॉलो करना है जिसको हम कहते हैं स्पैनको। स्पैनको प्रोसेस आपको अप्लाई करते आना चाहिए। स्पैनको अगर आपने कर लिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा अप्लाई करना। अब स्पैनको का मतलब होता है सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच, नेगोशिएशन, क्लोजिंग एंड ऑफर। फिर से कह रहा हूं, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच, नेगोशिएशन, क्लोजिंग एंड ऑफर। सीवी सेंड करने के पहले ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि अगर मुझे गूगल में अप्लाई करनी है तो मुझे उसका स्पैनको कर लेना है। अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करना है तो उसका स्पैनको मालूम होना चाहिए, कर लेना चाहिए उसका। अगर आपको लगता है कि आप जेसीबी में अप्लाई करना चाहते हैं या आप और बड़ी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पैनको। ठीक है, इसका फुल फॉर्म फिर से बोल रहा हूं, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच, नेगोशिएशन, क्लोजिंग एंड ऑफर। ये डिटेल क्या है, ये आपको इसके लिए ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज, मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि अगर कैंपस कॉलेज में आया तो नॉर्मली ऑफर जो आते हैं, जॉब ऑफर, उसकी सैलरी रेंज क्या होती है? लेट्स से 3.5 से लेके 6 लाख तक के सैलरी ऑफर की जाती है अगर कॉलेज में ये कंपनीज आई तो। लेकिन अगर आपका कैलिबर, आपका पोटेंशियल 10 लाख का या 8 लाख के ऊपर का है
तो ऐसे बड़े पैकेजेस वाली कंपनीज कैंपसेस नहीं आएंगी। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली ये प्रोसेस अप्लाई करना है, जहां पे हमने ये देखा गया है कि 43 लाख तक का पैकेज स्टूडेंट को मिला है। कैसे? जैसे हमने एक जगह देखा कि एक स्टूडेंट ने डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई किया और उसको 43 लाख का पैकेज मिला। एक स्टूडेंट ने डायरेक्टली गूगल में अप्लाई किया, उसको 23 लाख का पैकेज मिला हुआ है। तो ये बड़े बड़े पैकेजेस वाली कंपनीज कैंपसेस नहीं आती, इसके लिए आपको खुद ही अप्लाई करना है। ऑलराइट, एक और चीज, जो स्टूडेंट का 12th बैक है या उनका ऑल क्लियर नहीं है सेमेस्टर्स में, उनके लिए भी ये बहुत ही सुटेबल प्रोसेस है। जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर सिविल में अपॉर्चुनिटीज नहीं निकलती या मैकेनिकल में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उनके लिए भी यही बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है। मुझसे अगर पूछेंगे कि सर आप हमें रिकमेंड करिए कि कौन सा हमने करना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि असली पैकेज और असली इंडस्ट्री इधर है, इधर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ये पूरा प्रोसेस के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली मैं लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ। यू हैव टू बी हाईली एक्टिव ऑन लिंक्डइन, प्रोएक्टिव ऑन लिंक्डइन। अगर आज आप लिंक्डइन पे नहीं है तो आप इसके बारे में भूल जाइए, और अगर आप लिंक्डइन पे हैं और अच्छे कनेक्शंस बना सकते हैं तो ये बहुत इजीली पॉसिबल है। Alright, so civil mechanical students can directly apply into the companies, and I have seen that they have also got a very good offers when they directly apply. And the third option to crack your career is you directly transform your project into a product. Alright, फाइनल ईयर में आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं। ऑलराइट, उस प्रोजेक्ट को आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लॉन्च कर सकते हैं और इंडस्ट्री आपकी खुद की शुरू कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट कैसे चूज करना है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चल रही है। प्रॉब्लम अगर आपने फाइंड आउट किया तो आपको प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आपका प्रोडक्ट बन सकता है। हर चीज़ जो आसपास आपके दुनिया में दिखती है वो एक प्रोजेक्ट था, आज एक प्रोडक्ट है। तो आप अपने फाइनल ईयर में 7th सेमेस्टर में 8th सेमेस्टर में ऐसे प्रोजेक्ट चूज करिए जो आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये भी बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल है, और हमने देखा है कि स्टूडेंट्स कैंपस का ना वेट करके वो खुद की इंडस्ट्री ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट इतना जोरदार है और आजकल तो बहुत ईजी हो गया है अच्छे प्रोजेक्ट के बेसिस पे फंडिंग लेना। एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो आपके सीवी में आपको प्रोजेक्ट बहुत डिटेल में डालना चाहिए, जैसे नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइनिंग द प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी यूज इन दिस प्रोजेक्ट एंड योर रोल इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। प्लस अगर हो सके तो उस प्रोजेक्ट का आपको यूट्यूब वीडियो भी बनाते आना चाहिए। इससे क्या होगा मालूम, कई बार हमने ये देखा कि सीवी में कंपनीज प्रोजेक्ट आपका पढ़ेगी, और जब प्रोजेक्ट पढ़ती है तो उनको लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लॉन्च कर सकते हैं हमारी कंपनी में, और इस कैंडिडेट को हमें दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी को नहीं खोने देना है। इसलिए वो क्या करेंगे, आप अगर वैकेंसी नहीं भी होगी ना, आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको वो ऑफर कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है ऐसा कि स्टूडेंट ने अपना प्रोजेक्ट ऐसा बनाया कि कंपनी ने उसको जगह क्रिएट करके इंडस्ट्री के अंदर में ले ली है, क्योंकि वो दूसरे कॉम्पिटिटर कंपनीज के लिए खोना नहीं चाहती थी कैंडिडेट को। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपके कॉलेजेस में इस किस्म की ट्रेनिंग हो रही है तो हमेशा याद रखिए कि आपके कॉलेज के कुछ एल्यूमिनाइज यहाँ पे जॉब कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर में, तो याद रखिए कि आपको इंटीग्रेट करवाना या खुद हो जाना ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री से अगर आपका एल्यूमिनाई आपको एकेडमिक्स में बता देगा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें और इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एल्यूमिनाई नेटवर्क व्हाइल हैविंग दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, I hope that you have learned lot of things from this particular video, and I'm sure that you are going to share it with as many students as you can, so that it should be benefited to many students. अगर आपको और भी कुछ information चाहिए और भी knowledge चाहिए
तो मैं अपना नंबर और ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप मुझे प्लीज़ डायरेक्टली कांटेक्ट करिए. आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन सो दैट you easily transit from academics to the industry. Thank you very much for listening to me very patiently. I look forward to see you here in the year 22-23 at a very very high package. और हाँ, ये possible है, 100% possible है ये. You can do it. Thank you so much.